Hello students, welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today in this video we will discuss about UNO, United Nations Organization, which is subpoint B of unit 4th. So students, as we discussed in the previous video about World War II and we saw how World War II अपने साथ ऐसा डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ लेकर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था. वर्ल्ड में ऐसी वॉर पहले भी देखी गई, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का फुली यूटिलाइजेशन किया गया था एंड वेरियस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज़ किया गया था. अराउंड 40 मिलियन पीपल्स वर डाइड एंड 21 मिलियन पीपल्स होमलेस हो गए थे. वर्ल्ड को अब एक बार फिर से पीस की तलाश थी जो इस डिस्ट्रक्शन को रोक सके. एज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशन ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो फेलियर रहा. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पीस को प्रिजर्व करना एंड वॉर को प्रिवेंट करना पहले से और ज़्यादा ज़रूरी हो गया. इसी पीस की नीड यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की फॉर्मेशन में रिजर्व करती है. ये फॉर्मेशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस था जो वॉर के बीच में ही स्टार्ट हो जाता है एंड वॉर एंड होने के बाद मैच्योर होता है. और यही यूएन आने वाले समय में इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने में लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है. सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशन, इन शॉर्ट यूएन भी बोला जाता है. यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एम पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स को प्रमोट करना था. 24 अक्टूबर 1945 में यूएन लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके इस्टेब्लिश किया गया था. तब से ही ग्लोबल गवर्नेंस का कॉर्नरस्टोन यूएनओ बन गया था. Now let us see how UN was formed. What was the background of its formation? Let's discuss it. यूएनओ की रूट्स स्टार्ट होती है 14 अगस्त 1941 के अटलांटिक चार्टर से. अटलांटिक चार्टर को यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने अटलांटिक ओशियन में एक बैटलशिप पर साइन किया था, जिसमें फ्यूचर वर्ल्ड के लिए कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया गया था. लाइक चार्टर में कहा गया था कि फ्यूचर में पीपल्स के कंसेंट के बिना कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं किए जाएंगे, और साथ ही यह भी कहा गया कि सभी लोगों को अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज़ करना एंड फॉर्म करने का पूरा राइट होगा. चार्टर ये भी डिक्लेयर करता है कि नाजी जर्मनी एंड फासिस्ट इटली से अब सभी स्टेट्स फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं. सी रूट्स पर किसी एक कंट्री की मोनोपोली नहीं रहेगी और लेबर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा. आफ्टर दिस 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के लिए डिक्लेरेशन जारी किया जाता है. यूएस, यूके, यूएसएसआर एंड चाइना के अलावा 26 नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स इस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं. ये सभी प्लेस करते हैं कि अपने कॉमन एनिमी को हराने के लिए एक दूसरे के साथ पूरा कॉर्पोरेशन करेंगे, साथ ही एक्सिस पावर्स के साथ कोई भी सेपरेट पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे. 7 अक्टूबर 1944 को डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे यूएस, यूके, यूएसएसआर एंड चाइना के द्वारा अटेंड किया गया है. और यहाँ से ये सभी पावर्स मिलकर यूएस गवर्नमेंट के थ्रू प्रपोज्ड प्लान को एग्जामाइन करते हैं. इस प्लान में सिक्योरिटी काउंसिल के क्रिएशन की बात कही गई थी. इसे यूएन के बाकी मेंबर्स स्टेट्स में भी सर्कुलेट कर दिया जाता है. आफ्टर दिस 25 अप्रैल 1945 में हुई सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 50 कंट्रीज यूएन के चार्टर पर साइन करती है. 26 जून 1945 को चार्टर फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है और ये यूएन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करता है.
So let us now talk about the objectives of UNO. UN का एम वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना होगा। इसी के साथ ये पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस को एनकरेज करते हुए कॉन्फ्लिक्ट के रीजन को भी रिमूव करने का काम करेगा। यूएन का एक एम सभी इंडिविजुअल ह्यूमंस के राइट्स एंड सभी नेशंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। साथ ही ये नेशंस के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करने का भी काम करेगा। सीक्रेट डिप्लोमेसी का एंड करते हुए वॉर के कॉजेस को रिमूव करना, प्रोस्टिट्यूट्स एंड चाइल्ड लेबर के मिस यूजिंग को प्रिवेंट करना, डिफरेंट नेशंस के पीपल्स के बीच इंटेलेक्चुअल को एनकरेज करना, एक्सेट्रा इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द यूएनओ। सो यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड सेक्रेटेरिएट, फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सिक्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो लेट अस नाउ देम वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट इज द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूएनओ का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जहां यूएन की ऑल इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जाता है। हर एक मेंबर नेशन असेंबली में अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, बट सभी नेशन के पास 1 वोट का ही राइट होता था। जनरल असेंबली 1 ईयर में एक बार मिलती है एंड 3 मंथ्स तक इनका सेशन चलता है। इसका वर्क इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना एंड इन सभी प्रॉब्लम्स पर डिसीजन लेने का है। इसके साथ ही ये यूएन बजट को भी कंसीडर करती है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी यही इलेक्ट करती है। डिसीजन के लिए यूनानिमस वोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कई बार तो 2/3 मेजोरिटी भी काफ़ी रहती है। चार्टर्स में अमेंड्स करने का वर्क भी जनरल असेंबली के थ्रू किया जाता है। The second organ is the Security Council. सिक्योरिटी मेंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। 1966 तक इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे, बट आफ्टर दिस नॉन परमानेंट्स का नंबर इंक्रीज करके 10 कर दिया गया। अब इसकी टोटल जो संख्या है वो 15 मेंबर्स की है, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स में यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड चाइना आते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 इयर्स के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। सिक्योरिटी काउंसिल की प्रिंसिपल ड्यूटी में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना आता है। ये अपने सेशंस फोर्टनाइटली होल्ड करती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन्हें शॉर्टर इंटरवल्स में भी किया जा सकता है। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो की पावर्स है, यानी ज़रूरत होने पर वो मेजॉरिटी ओपिनियंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इज दी सेक्रेटेरिएट। ये यूएन के ऑफिस स्टाफ की तरह है और इसमें 25,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इनका वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ट्रांसलेशंस एंड इंफॉर्मेशंस को क्रिएट करने का होता है। इसके चेयरमैनशिप सेक्रेटरी जनरल करता है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर असेंबली के थ्रू 5 इयर्स तक की टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल यूएन के मेन स्पोक्स पर्सन की तरह एक्ट करता है और किसी भी सीरियस लगने वाले मैटर्स की तरफ सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान खींच सकता है। द नेक्स्ट ऑर्गन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन की जुडिशरी बॉडी की तरह ये वर्क करता है। इनमें 15 जज होते हैं
और ये जज 9 ईयर की टर्म के लिए असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ज्वाइन एंड इलेक्ट किए जाते हैं। कोर्ट का वर्क इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करना है, बट यूएन का कोई भी मेंबर स्टेट्स इसके ज्यूरिडिक्शंस में नहीं आता है। इसका मतलब कोर्ट के पास किसी भी तरह का कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शंस नहीं था। द नेक्स्ट ऑर्गन इज द ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल की ड्यूटी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अफेयर्स को देखने की है। ऑल्दो इट्स स्टार्टिंग वर्क इज फॉर्म ऑफ कॉलोनीज में कॉलोनियल एक्सपेंशंस को प्रिवेंट करना भी है। काउंसिल अपना चेयरमैन खुद इलेक्ट करती है एंड हर एक मेंबर्स के पास 1 वोट होता है। द नेक्स्ट ऑर्गन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं जिन्हें जनरल असेंबली 3 इयर्स की टर्म के लिए इलेक्ट करती है। इसके बाद काउंसिल खुद एक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चूज करती है। काउंसिल मेंबर स्टेट्स की इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस एंड हेल्थ कंडीशंस को ऑब्जर्व करती है और नेसेसरी रिकमेंडेशंस को असेंबली के सामने प्रेजेंट करती है। काउंसिल का पर्पस इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर करना एंड पीपल्स को ह्यूमन राइट्स के लिए कॉन्शियस बनाना है। यूएनओ के ऑर्गन्स के अलावा भी यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लाइक यूनेस्को, आईएमएफ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा जैसे वर्क करने वाली एजेंसीज हैं। सो लेट अस नाउ नो द बेसिक concepts of these agencies. The first is ILO. ILO stands for the International Labour Organization and its work is इंटरनेशनल लेवल पर लेबर राइट्स एंड जस्टिस को प्रमोट करना है। सेकेंड इज WHO, stand for the World Health Organization and its work is ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए डेडिकेटेड यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। थर्ड इज UNHCR, stands for the United Nations High Commissioner for Refugee. Its work is over the world में refugees, forcefully displaced communities and stateless peoples को protect and assist करना है। Fourth is UNESCO, stand for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Its work is पीस एंड सिक्योरिटी को फोस्टर करने के लिए एजुकेशनल, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। नेक्स्ट इज IMF, स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड इट्स वर्क इज ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को फोस्टर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड को फैसिलिटेट करना एक्सेट्रा इसके वर्क है। लास्ट इज यूनिसेफ, स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स एंड इट्स वर्क इज एवरी चाइल्ड स्पेशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें सर्वाइव, थ्रिव एंड अपनी पोटेंशियल को फुलफिल करने में हेल्प करना है। So students, till now we have talked about the UNO, its formation, its organ and its agencies. Now let us talk about the success and failure of UNO. So firstly talk about achievements of UNO. वैसे तो UNO की अब तक की जर्नी मिक्स सक्सेस की रही है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि अपने पीस कीपिंग एफर्ट्स में ये लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। मेनली इन द फील्ड ऑफ इकोसोक, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टशिप काउंसिल ने में जैसे एरियाज में इसने बिग अचीवमेंट अचीव किए। एज अ पीस कीपर्स आर्म फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना, UN डिजार्मामेंट कमीशन को सेट करके डिजार्मामेंट पर अच्छा वर्क किया, लाइक न्यूक्लियर टेस्ट बैन कर दिए, आउटर स्पेस आर्म्स कंट्रोल किए एंड मिलिट्री बजट में भी रिडक्शन कर दिया। Since the end of Cold War, numbers of wars
जीनोसाइड्स एंड ह्यूमन राइट्स के हनन में भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। नाउ टॉक अबाउट फेलियर्स ऑफ यूएनओ। 1946 में पैलेस्टीन को डिवाइड और यूनाइट करने में यूएनओ फेल रहा, जिसे ब्रिटेन ने यूएन को हैंड ओवर कर दिया था। जो इसने अब खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया और ये प्रॉब्लम अनसोल्व ही रह गई। इसमें यूएनओ के साइड से कोई खास सोल्यूशन नहीं निकाला गया। 1953 में नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को रीयूनाइट करने में भी यूएन फेल रहा। थर्ड, यूएन ज़ायरे डीआरसी में चलने वाली प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर को भी कंट्रोल नहीं कर सका। फोर्थ, 1994 में रवांडा जीनोसाइड्स को प्रिवेंट करने में भी यूएनओ फेल रहा, जिसमें लगभग 1 मिलियन पीपल्स मारे गए। हमने स्टार्टिंग में कहा कि यूएनओ का जो सक्सेस है वो मिक्स रहा। काफ़ी सारे एरियाज़ में उसने काफ़ी अच्छा वर्क किया, उसके डिसीजंस काफ़ी अच्छे रहे, चीज़ों को सोल्व कर पाए, लेकिन कुछ क्राइसिस या कुछ टॉपिक में, कुछ इश्यूज़ में वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाया, उन्हें सोल्व नहीं कर पाया। तो इसका सक्सेस का जो रेट है वो मिक्सर रहा। सो अब एट द एंड हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, इसका कंक्लूजन देखें तो यूएनओ नेशंस के बीच पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। वाइल इट फेसेस मैनी चैलेंजेस, फिर भी यूएन ग्लोबल गवर्नेंस, आर्किटेक्चर एंड 21st सेंचुरी के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एड्रेसिंग करने में भी वाइटल रोल प्ले कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक के साथ यूनिट 4 का सेकंड सब पॉइंट बी को भी कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो के साथ हमने हिस्ट्री ऑफ यूरोप के पूरे कोर्स को आज कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर मैंने सोचा है एक वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप से आपके यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।